आज हम समझेंगे स्लीप को, नींद को। स्लीप की क्या नफ्सियात है, क्या ताल्लुक़ है आपकी नींद का आपकी नफ्सियात से। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठो, मोबाइल फ़ोन रात में यूज़ मत करो, उसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है क्योंकि उसमें कोई ब्लू लाइट होती है। लेकिन मैं थोड़ा गहराई में लेकर जाऊंगी। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया है, या फिर नींद के साथ जो आपका रिश्ता है वो हेल्दी नहीं है, जैसे ही आप सोने लगते हैं आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं, और यही वजह है कि आपको सोने से डर लगता है। या फिर अगर आप सोते हैं और आपको कोई थॉट्स नहीं आते लेकिन आपको एक खौफ सा आता है सोने से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में लाइट्स को ऑन करके सोते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो सब जानते हैं, लेकिन नींद का आपकी नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर आज मैं बात करूँगी। वीडियो थोड़ी सी डीप है, लेकिन आपको नींद की एक बहुत ही डिफरेंट साइड समझने को मिलेगी। बहुत ही मुख्तलिफ ज़ाविये से हम नींद को देखेंगे आज। अब जब हमें नींद को समझना है, और अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है, या फिर इंसोम्निया है, तो उसे समझने के लिए आपकी जो अभी की सिचुएशन है, जो अभी की आपकी रूटीन है, उसके अलावा अगर मैं कहीं जाना पसंद करूँगी तो वो है आपका बचपन। अब जब मेरी वीडियो है तो बचपन पर तो बात होगी ना, चाइल्डहुड तो लाजमी डिस्कस होगा। और मेरी वीडियो क्या, जब बात नफ्सियात की होगी तो चाइल्डहुड डिस्कस होना ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में लेकर जाकर बोर करूँगी, और फिर उसके बाद मैं उस थ्योरी के साथ जो आपकी नींद का जो डिस्टर्ब पैटर्न है, या जो आपको डर लगता है सोने से, मैं उसको कनेक्ट करूँगी। तो बहुत मुमकिन है कि आप अपने रवैयों को बेहतर तौर पर समझ सकें। पहले बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर थ्योरी की, जो कि एक बहुत ही फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट जॉन पियाजे की है। आई गेस मैंने उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस किया होगा, बहुत ही मुश्किल नाम है। और जॉन की जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली थ्योरी है, पहले आपको मैं वो समझाऊंगी, और फिर उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आप अपने डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न को या इंसोम्निया को समझ सकें। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की थ्योरी में हम ये समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, जो दुनिया में आता है, तो शुरुआती कुछ महीनों में उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। कि फ़र्ज़ करें उसकी माँ एक ऑब्जेक्ट है। गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट वाली थ्योरी मैंने आपको समझाई है कि बच्चे के लिए एक माँ या तो गुड ब्रेस्ट है या बैड ब्रेस्ट है। अब फ़र्ज़ करें वो जो ब्रेस्ट है, जब वो बच्चे के सामने होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चे के सामने होता है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उसके सामने से चला जाता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता अभी, क्योंकि वो जो परमानेंसी का कॉन्सेप्ट है वो आगे चलकर बच्चा सीखेगा। परमानेंसी का कॉन्सेप्ट मतलब ये कि अगर आपकी माँ आपकी नज़रों से ओझल हो गई कुछ देर के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुनिया से ही चली गई। कुछ देर के लिए वो ओझल हुई, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगी। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट्स, जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, जब उसके सामने से वो चले जाते हैं तो उसे लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे की नफ्सियात में डेवलप होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि अगर मेरी माँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं रोऊंगा या मैं बुलाऊंगा तो ये आ जाएगी। क्योंकि अगर ये मेरे सामने नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया से ही चली गई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है। जो छोटा बच्चा होता है, जब आप कोई टॉय उसे छुपाते हैं, खासकर 4-5 महीने से ऊपर का बच्चा, तो वो उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस टाइम पर ना ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप होने लगती है। बच्चे को समझ आने लगती है कि चीज़ अगर मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से गायब हो गई, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसा कब होता है? ये जो बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला जो स्टेज है, उसकी जानिब हेल्दी ट्रांजिशन कब होता है? जब कंसिस्टेंट पेरेंटिंग होती है, जब बच्चे के बुलाने पर, रोने पर माँ आ जाती है, और स्मूथ ट्रांजिशन होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जानिब। कि अगर कोई चीज़ आपकी आंखों से ओझल हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन
फ़र्ज़ करें कि पेरेंटिंग कंसिस्टेंट नहीं है, बच्चा रोता है पर माँ नहीं आती, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती, बच्चा रोता है और वो एंजाइटी में चला जाता है, वो फियर में चला जाता है कि कहाँ गया ऑब्जेक्ट, किधर गया ऑब्जेक्ट, क्या वो ऑब्जेक्ट वाकई में हमेशा के लिए चला गया। लेकिन कुछ देर में ऑब्जेक्ट फिर से आ जाता है, पर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट गायब रहता है। तो वो जो एक हेल्दी ट्रांजिशन है वो हो नहीं पाता बच्चे का। और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फियर, एंजाइटी और नींद से जो आपका रिश्ता है वो बड़ा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, बड़ा गैर मुस्तकिल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई स्लीप, नींद ही क्यों? क्योंकि जो स्लीप है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। स्लीप का मतलब होता है लॉस। एक छोटा बच्चा जब सोता है और उसके आसपास उसकी माँ नहीं है और उसका ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो फेज़ है उससे वो सक्सेसफुली नहीं गुजरा, तो जाहिर सी बात है उसे डर लगेगा, वो डर में रहेगा कि लॉस है किसका, उस ऑब्जेक्ट का जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी माँ। और चूँकि स्लीप बहुत वल्नरेबल, बहुत कमज़ोर पोजीशन है। और क्यों ये पोजीशन बहुत कमज़ोर है? क्योंकि सारा दिन हमारी जो ईगो है, इड है, सुपर ईगो है, ये ना आपस में गेम कर रही होती है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कौन सा मास्क लगाना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करनी है। लेकिन रात का टाइम, ये जो रात का टाइम होता है ना, जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप लेटते हैं और आप जो समाज है उससे कुछ देर के लिए कट जाते हैं, जो आपके ईगो के डिफेंसेस हैं वो गिरना चाहते हैं और अब आपके इड ईगो और सुपर ईगो का जो काम है वो ख़त्म हो गया और अब बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आएंगी रात में। खौफ, डर, शेम, आपकी रिप्रेस्ड विशेस, आपके दबे हुए जज्बात, आपका एंगर, आपकी एंजाइटी, आपका फियर, ये सारी चीज़ें सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दिन तो कट गया, दिन में तो ईगो, इड और सुपर ईगो ने वो जो उनका काम है वो बाकायदा करती रहीं, ये तीनों चीज़ें अपना काम करती रहीं और आपने सक्सेसफुली समाज के साथ आप चले, आपने अपने सारे काम पूरे किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की। लेकिन रात में तो वो सारे डिफेंसेस अब गिर जाएंगे, तो आपको बहुत मुमकिन है कि सोने में बहुत दिक्कत हो। क्योंकि जैसे ही आपका जो सर है, आपका जो हेड है वो पिलो पर हिट करेगा तो आपको कुछ थॉट्स आना शुरू होंगी, आपको कुछ इमोशंस आएंगे। और अगर थॉट्स और इमोशंस नहीं भी हैं तो आपकी बॉडी में एक फियर, एक डर होगा, आप सो नहीं पाएंगे क्योंकि आप हाइपर विजिलेंट मोड में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते, आप कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बचाना चाहते हैं। स्लीप का मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियस नहीं रहे और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ओवर पावर हो जाएगा। जब आप सोते हैं ना, जब आप सोने के लिए जाते हैं और आप सो जाते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड ओवर पावर हो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है और वो जो आपके अनकॉन्शियस में जो कुछ भी है, रिप्रेस्ड, सप्रेस, वो सब पे सरफेस पर आने लगता है। और यहीं पर ड्रीम्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तभी ड्रीम्स होते हैं और तभी ड्रीम्स का बहुत बड़ा किरदार है। और स्लीप यानी कि सोना वो वाहिद कंडीशन है जब आपका जो ईगो है ना वो अपने सारे डिफेंसेस को गिरा देता है कि अब आपको पर्सोना, यानी कि इट ईगो और सुपर ईगो के बीच में जो पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है ना, पूरा आप समझ रहे होते हैं, आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, आप नेविगेट कर रहे होते हैं अपने आसपास की दुनिया को, तो वो सारी चीज़ें रात में ख़त्म हो जाती हैं। तभी रात बहुत मुश्किल होती है। अगर तो आपके पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है वो इनकन्सिस्टेंट रही है, आपको ट्रॉमा है या आपके जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो बहुत हाई हैं, आपकी बॉडी में एक अजीब सा फियर है, खौफ है, तो आपको सोने से बहुत डर लगेगा, आप वल्नरेबल नहीं होना चाहेंगे। बिकॉज स्लीप इज़ इक्वल टू वल्नरेबिलिटी। और आपको वल्नरेबल होने से डर लगता है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपनी कॉन्शियस लाइफ में वल्नरेबल होना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्लीप में भी नहीं होंगे ना, आप कैसे सो पाएंगे? बिकॉज स्लीप आपसे कहता है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स गिरा दो, इट ईगो सुपर ईगो का काम ख़त्म, अब अनकॉन्शियस ओवर पावर कर जाएगा। लेकिन चूंकि आप इतने डिफेंसिव हैं, आप इतने प्रोटेक्टिव हैं, तो स्लीप तो आपके लिए एक बहुत बड़ा वबाल जान बन गई ना, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई
क्योंकि वो आपसे वो डिमांड कर रही है जो आप नहीं कर सकते, यानी कि अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को गिराना और वल्नरेबल होना, सरेंडर करना। स्लीप का मतलब है सरेंडर, हमें सरेंडर करना है और वो नहीं होता आपसे, क्योंकि आप रियल लाइफ में कॉन्शियसली सरेंडर नहीं कर सकते, तो आप अनकॉन्शियस या स्लीप में कैसे सरेंडर करोगे। और बहुत मुमकिन है कि यही आपकी स्लीपलेसनेस या फिर जो आपका पोअर स्लीप हाइजीन है उसकी यही वजह हो, आपके इंसोम्निया के डीप डाउन अबैंडनमेंट इश्यूज़ हों कि आपको डर लगता है, आप इतने डरे हुए हैं कि आपको सोने से ही डर लगता है कि मुझे कोई छोड़कर चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक मिसाल दे रही हूँ, एक लड़की है और वो उसकी जो मदर है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट पेरेंट रही हैं, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, हर लिहाज से। उस बच्ची को ना ही कभी खाना टाइम पर मिला, हालांकि जो खाने वाली बात है ये तो बड़े होकर उसको पता है, लेकिन वो जो इन्फेंसी है उसमें भी नहीं मिला होगा। जो माँ आपको आपके अर्ली ईयर्स में जो आपका, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, जब वो आपको उस वक्त खाना नहीं दे सकती, तो उसने आपको बचपन में क्या फीड किया होगा। तो उस बच्ची को ना सिर्फ खाने की कमी है बल्कि इमोशंस की भी कमी है, वो दोनों तरह से डेफिशिएंसी का शिकार है, ये दोनों चीज़ें ही उसको नहीं मिली। तो बहुत मुमकिन है कि उस लड़की को रात में नींद नहीं आती, वो सोने से डरती है, उसकी बॉडी में एक अजीब सा फेयर है, हालांकि वो एडल्ट है, फ़र्ज़ करें वो लड़की अभी बालिग है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो लाइट्स क्यों ऑन रखती है और रात में वो कभी भी पूरी नींद नहीं सो पाती, वो हमेशा आधी जागी हुई होती है, बहुत अलर्ट मूड में होती है, बहुत डिफेंसिव होती है और उसे डर लगता है, बार बार जाकर अलमारियाँ चेक करती है, वॉशरूम चेक करती है, दरवाजे चेक करती है। तो ऐसा नहीं है कि उस लड़की का जो मुंतक वाला दिमाग है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो ये नहीं जानता कि दराज में कौन होगा, ड्रॉर में कौन होगा, वो क्यों ड्रॉर चेक कर रही है, कौन होगा कबर्ड में, कौन हो सकता है वॉशरूम में। और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो डरी भी रहती है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला स्टेज है ना, वहाँ पर इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग रही और फिर उसके बाद भी वो चलती रही इनकन्सिस्टेंट। कभी ना टाइम पर खाना मिला, ना प्यार मिला, ना सपोर्ट मिला, और जब ना प्यार मिले, ना सपोर्ट मिले, ना टाइम पर खाना मिले और अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोना कितना मुश्किल होगा, सरेंडर करना कितना मुश्किल होगा, रियलिटी जो कॉन्शियस रियलिटी है उसे डिसकनेक्टेड होकर अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को गिरा कर सरेंडर करना, वल्नरेबल होना और सो जाना बहुत मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कभी कभार ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन मोबाइल फ़ोन देखते हैं तभी आपको नींद नहीं आ रही और टाइम पर सो जाइए, इंटरनेट बंद कर दीजिए। क्यों देख रहे हैं आप फ़ोन, क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको, क्या रोल प्ले कर रहा है वो सोशल मीडिया का ऐप आपके लिए, क्यों कर रहे हैं आप स्क्रॉल डाउन, किस चीज़ से भाग रहे हैं, कौन से थॉट्स इमोशंस हैं जो रात में सरफेस पर आना शुरू करते हैं, तो आपको डर लगता है सोने से, आप सो नहीं पाते। तो स्लीप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फिजियोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। स्लीप सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आसपास सब कुछ ठीक कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, बहुत मुमकिन है उसका ताल्लुक़ सिर्फ उससे नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ नफ्सियात से है। स्लीप के साथ आपका क्या ताल्लुक़ था, आपको कितनी कंसिस्टेंट पेरेंटिंग मिली, आपने कितना सेफ़ और सिक्योर फील किया। किसी माँ को आपको सेफ़ और सिक्योर फील कराने के लिए ना साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे की नीड्स पूरी करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर खाना देने की ज़रूरत है, जब वो रोए तो उसे अपने करीब करने की ज़रूरत है, बस इसी सब की ज़रूरत है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ये भी नहीं कर पाते और यकीनन उनकी बहुत सारी अपनी वजूहात होती हैं, पर हम यहाँ पर स्लीप को डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंटिंग को नहीं। और अक्सर बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जब आप दिन भर अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, बहुत बिज़ी रखते हैं और आपके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के कुछ पार्ट्स, आपकी शख्सियत के कुछ हिस्से रिप्रेस्ड हैं, सप्रेस किए हुए हैं आपने, तो वो सब कुछ रात में अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, लाशऊरी तौर पर, शऊरी तौर पर, वो सब कुछ सरफेस पर आएगा और आपको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो सकती है। और ये जो मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया नींद के बारे में, इस पे ना मैं आपको अपनी बहुत एक मज़ेदार किस्म की एग्जांपल देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक फ़ेज़ ऐसा था कि जब मैं बहुत बिज़ी थी, मैं डिग्री कर रही थी, बच्चे के कभी एग्ज़ाम्स होते थे, बच्चे को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, तो मैं सुपर बिज़ी थी, मेरा बहुत टफ शेड्यूल था और उस दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए,
इमोशंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मेरे अपनों से रिलेटेड। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन इमोशंस को, थॉट्स को प्रोसेस करती, उन्हें टाइम देती, मैं ग्रीव करती। तो मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, अपने आप को बिज़ी रखती। लेकिन जैसे ही रात होती ना और मुझे लगता कि अब मैं सोने जाऊँगी, और जैसे ही मैंने पिलो पर जो है ना वो अपना सर रखना है, और मुझे पता है कि मुझे थॉट्स आएंगी, मुझे इमोशंस आएंगे, और मैं उन्हें प्रोसेस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इमोशंस को सोचना, प्रोसेस करना, ग्रीव करना लग्जरी है, और उस टाइम पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उसका क्या नुकसान होता कि मैं अपने आप को फुली एग्जॉस्ट करती, मैं रात को नहीं सो पाती, और जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती ना तो नेचुरली ऑटोमेटिकली मैं खुद ही सो जाती। कभी बुक पढ़ती, कभी मैं टेरेस पर चली जाती, कभी सोशल मीडिया या कोई आर्टिकल पढ़ लेना, कुछ ना कुछ मैं करती रहती। और मुझे पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, पर मैं कॉन्शियसली उसे प्रोसेस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट स्टफ़ था, और उसको प्रोसेस करने के लिए मुझे टाइम, एनर्जी, स्पेस चाहिए था। और मुझे पता था कि ये टाइम अभी गुजर जाएगा, फिर मेरे पास सहूलत होगी, इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाऊँगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब वो मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, मामलात सारे सेट हो गए, तो उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मैंने बेड पर जाकर लेटना, और फिर उसके बाद अपने आप को अलाउ करना कि वो सारी थॉट्स, वो सारे इमोशंस सरफेस पर आएँ और मैं उन्हें प्रोसेस करूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट भी था, और ग्रीव करना। तो स्लोली ग्रेजुअली घंटा 2 घंटा फिर मुझे नींद आ जाती, और मैंने तकरीबन हर रात ही ऐसा करने लगी। और मुझे पता था कि अब इसमें टाइम लगेगा, मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि 2 दिन में ठीक हो जाऊँगी या 2 दिन में मेरी स्लीप का पैटर्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्लोली ग्रेजुअली मैं वल्नरेबल अपने आप को करती गई, सरेंडर करती गई। कि मैं बेड पर जाती तो मुझे पता होता कि हाँ, मुझे अभी वल्नरेबल होना है, सरेंडर करना है, मुझे बहुत सारे थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, और मुझे उन्हें फील करना है, उनसे भागना नहीं है। और मैंने उनको फेस किया। तो फेस करते करते वो प्रोसेस हुआ, सब कुछ वो सारा स्टफ़ प्रोसेस हुआ, और जो मेरा स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी बेहतर हो गया। और मैंने जो मेरे ईगो के डिफेंसेस हैं उनको मैंने गिराना शुरू किया, उनको डाउन करना शुरू किया, और सरेंडर करते करते, इमोशंस को प्रोसेस करते करते मेरा स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो गया फिर से। लेकिन ये जो मैं इतनी आसानी से बता रही हूँ, ये इतना आसान नहीं होता। जाहिर सी बात है, मैं पहले से ही बहुत कॉन्शियस थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अपना जो इनर वर्क है वो पहले ही कर चुकी हूँ, काफ़ी पहले ही मैं बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व कर चुकी हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि आप बिगिनर हों, आप अभी शुरुआती मराहिल में हों, और आपको नहीं पता कि आपके क्या डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, आप क्यों इतने एंग्शियस हैं, आपकी बॉडी में ये फियर, ये खौफ क्यों है, इंसोम्निया क्यों है, क्या अबेंडनमेंट इश्यूज़ हैं, लॉस का कुछ खो देने का डर है, कोई डिफेंस मैकेनिज़म्स बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई हैं और उनको डाउन करने का, उनको नीचे गिराने का डर है, सरेंडर करने का डर है, वल्नरेबल होने का डर है। तो पहले कोशिश कीजिए कि किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ कर ना बात कीजिए अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, आप जो भी हालात से गुजर रहे हैं उसके बारे में। और अगर आप ऑलरेडी थेरेपी लेते हैं, ऑलरेडी आपको खुद से ही इतना शऊर है, या आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, तो अपने आप को अलाउ कीजिए कि जब आप सोने जाएं और आप लेटें और वो सारे इमोशंस, थॉट्स जब सरफेस पर आएँ तो उनको आने दें। क्योंकि जब तक आप उन सारी रिप्रेस्ड इमोशंस और थॉट्स को प्रोसेस नहीं होने देंगे, तब तक भूल जाइए कि आपको अच्छी नींद आएगी। और दूसरा, आपके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है कि अगर आपके घर में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रही तो नहीं आएगी आपको नींद। देखें, मैंने ऐसे बहुत से लोग जिनका घर सिक्योर और सेफ़ नहीं था, उनको नींद नहीं आती अपने घर में, वो आधे सोते हैं, आधे जागते हैं। आप किस किस्म के इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, तो आप सेफ़ फील नहीं करोगे, आप सिक्योर फील नहीं करोगे, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप उस पार्टनर के साथ सिक्योर फील नहीं करते। आपको अच्छी नींद तभी आती है जब आप सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट में होते हो। मैंने एक मरतबा एक ब्लॉग में पढ़ा था, एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था अपने ही क्लाइंट का एक्सपीरियंस, के उनकी क्लाइंट के जो हस्बैंड थे वो रात में अपनी वाइफ की वीडियो बनाकर उनको फिर सुबह दिखाते कि देखो तुम ऐसे कर रही थी या तुम ऐसे मजाक उड़ाते। ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन, बहुत ही नार्सिसिस्टिक, मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट आदमी था वो। तो वो जो वाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अलर्ट होकर फिर सोती थी, उसको नींद ही नहीं आती थी, उसकी नींद गायब हो गई।
और फिर जब उसने डिवोर्स लिया उस इंसान से, वो दूर चली गई, तो उसके बाद भी उसको बहुत टाइम लगा। वो जो डिफेंसेस थे, वो जो शादी में उसने बिल्ड किए थे, उसके डिफेंस मैकेनिज़म्स, वो जो फियर उसके अंदर एक आया था, खौफ जो आया था, वो उसने स्लोली ग्रेजुअली फिर थेरेपी में लेट गो किया और वो सिक्योर फील करने लगी जब उसने अपने पार्टनर को छोड़ा। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में ना पार्टनर तो होता ही है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन कभी कभार बहुत चाइल्डहुड के ट्रॉमास भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो उस मामले को और भी इंटेंस बना देते हैं कि अगर आपका बचपन सिक्योर नहीं था और आपका पार्टनर भी एक सही समझदार हेल्दी इंसान नहीं है, साइकोपैथ है, नार्सिसिस्टिक मिलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है वो, तो जाहिर सी बात है फिर आपके बचपन के जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी सरफेस पर आएंगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिर जाएंगे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए, बेहतर नींद के लिए। नींद से अपना जो रिलेशनशिप है ना, उसको जाकर देखिए, उसको कंघालिए, उसकी लेयर्स अगर हैं तो वो लेयर बाय लेयर जाकर समझिए कि क्या है जो आप खोना नहीं चाहते, जिसको आप सरेंडर नहीं करना चाहते जब आप सोने जाते हैं। वो क्या है जिससे आप होल्ड किए हुए हैं, वो डर, वो खौफ जो अनकॉन्शियस में है, वही आपको सोने नहीं दे रहा। तो वहाँ पर जाकर उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे मामलात के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंसोम्निया है या अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना कि ये हार्मोन्स हैं, ये मेडिसिन खा लो और मोबाइल फ़ोन मत देखो, इंटरनेट स्विच ऑफ कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो, अपना पिलो बदल दो। तो पिलो, बेडशीट, मैट्रेस, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब से हटकर डीप डाउन अनकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी, आपका चाइल्डहुड, आपके घर का इन्वायरमेंट कितना सेफ और सिक्योर था, आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स, आपका इट, ईगो, सुपर ईगो के बीच में जो भी मसले मसाइल हैं, आपके अबैंडनमेंट इश्यूज़, आपका अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, आपका लॉस, वो जो लॉस होता है, जो जब आप सोते हैं तो आपको डर लग रहा है कि मैं कुछ खो दूंगा, क्या खो देंगे आप? पूछिए अपने आप से, वो क्या है जिसका लॉस हो जाएगा? आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स का, किस चीज़ का लॉस हो रहा है? अपने आप से पूछिए कि मैं क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या होल्ड करके बैठा हूँ। क्योंकि आखिर में डीप डाउन ना बहुत सारी चीज़ें आप तभी समझ पाते हैं जब आप नफ्सियाती लेवल पर आते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर आते हैं। क्योंकि आपके परसेप्शंस, आपका इन्वायरमेंट, आपके एक्सपीरियंसेस आपकी फिजियोलॉजी को भी असरअंदाज करते हैं। आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी, उस पर आपकी साइकोलॉजी का बहुत असर है, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके परसेप्शंस का बहुत असर है कि आप किस चीज़ को कैसे परसीव करते हो। तो ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जब भी कोई नींद की बात करता है या इंसोम्निया की बात करता है तो ये वाला फैक्टर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि यही मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहीं से तो सब कुछ आ रहा है, यहीं से तो जनरेट हो रहा है। ब्रेन है ना, ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है, हार्मोन्स को भी यही रेगुलेट कर रहा है। तो माइंड है ना, फिर तो माइंड को समझना ज़रूरी है ना, आपके इट, ईगो, सुपर ईगो को समझना ज़रूरी है, आपके चाइल्डहुड को, आपके एक्सपीरियंसेस को समझना ज़रूरी है। तो ये नींद के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी और यही मैं कहना चाहती थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे कहा। अब इसमें ड्रीम्स का बड़ा प्यारा किरदार है, लेकिन वो हम फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे, ड्रीम्स पर फ्रॉइडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं और फ्रॉइडियन इंटरप्रिटेशन क्या होती है, उस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। तो पूछिए अपने आप से, सवाल कीजिए। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैबिट्स ख़राब हैं, उस हैबिट्स के डीप डाउन कुछ होगा ना, कुछ तो है, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, अनकॉन्शियस, डीपर लेवल पर, बहुत डीपर लेवल पर, इतना ज़्यादा डीपर लेवल पर कि आपके कॉन्शियस से वो बहुत परे है। तो पूछिए, सवाल पूछिए अपने आप से, जानिए, समझिए अपने आप को। जब रात में लेटें बेड पर तो आने दीजिए उन तमाम थॉट्स को, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, शेम, एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्ड मोमेंट्स, एंजाइटी, जो कुछ भी है उन सब को आने दीजिए, क्योंकि वो आपके दिमाग का फतूर नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। वो है जो शायद आपको कॉन्शियसली याद नहीं, पर आपके अनकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर्ड है, सेफ है। तो प्लीज़ अपनी नफ्सियाती सेहत पर गौर कीजिए, अपनी नफ्सियाती कैफियत पर गौर कीजिए।
बस यही कहना चाहती थी मैं स्लीप के बारे में। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।